CH-207 देवताओं से युद्ध। मानव के सामने जो महिला थी वह फीनिक्स नहीं थी। यदि ऐसा है तो उसे मारने का कोई कारण नहीं है। जिस तरह मानव अपने मन को उघाड़ने वाला था, टोरकुंटा ने भौहें चढ़ाते हुए बोलना शुरू किया। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ये वह आदमी है जिसने मुझे मार डाला। मैं उसके सामने कैसे अभिनय करने वाला हूँ? चिल्लाओ मत, मैं समझता हूँ, मैं गलत था, मुझे माफ करें। टोरकुंटा, जिसने मानव पर नाराजगी भरी निगाह डालते हुए अपना सिर पकड़ लिया था, उसने एक आह भरी। भगवान, इस पर लानत है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि शक्तिशाली टोरकुंटा इस स्थिति में गिर गया है। क्या चल रहा है? टोरकुंटा ने उसे एक गहरी दृष्टि दी। क्या चल रहा है? मैं इतना दुखी हो गया हूं कि आंसू आने पर भी मैं रो नहीं सकता। क्या? जब उस कुतिया ने मेरे शरीर को आत्मसात किया, तो उसने मेरी कुछ चेतना को भी आत्मसात कर लिया। मैंने इस शरीर पर नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन मैं हार गया। मूल रूप से, फीनिक्स भी 1000 साल पुराने टोरकुंटा को हराने में असमर्थ रहा होगा, लेकिन उस समय टोरकुंटा की चेतना कमजोर थी। आखिरकार, फीनिक्स जीत गया, और टोरकुंटा हार गया। महिला ने एक आह भरी। आपके लिए धन्यवाद, मुझे इतनी दयनीय स्थिति में डाल दिया गया है। जब वह कुतिया मुख्य चेतना के नियंत्रण में होती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हर समय अवचेतन में ही रह सकता हूँ। वास्तव में दयनीय स्थिति में था, लेकिन मानव को इसका कोई अफसोस नहीं था। फिर अब आप शरीर के नियंत्रण में क्यों हैं? तुम्हारे कारण। सही, वह कुतिया अब अग्नि नामक उस व्यक्ति से जुड़ गई है। इसलिए अगर वह आपसे मिलती, तो वह पकड़ी जा सकती है। ये कुछ ऐसा था जिसे मानव ने विजेंद्र से पहले सुना था। देवता अपने देवदूतों के विचारों और स्मृतियों को बिना किसी प्रतिबंध के देख सकते थे। तो उसने आपको सामने रहने दिया। यह सिर्फ एक साधारण चाल है, लेकिन हमने सुना है कि वह अभी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मानव को नहीं पता था कि टोरकुंटा के बारे में कैसा महसूस किया जाए। शक्ल एक खूबसूरत महिला की थी, लेकिन अंदर 1000 साल का पुरुष टोरकुंटा था। क्या यह भी संभव था कि भीतर की सत्ता और उसके स्वरूप में कोई बड़ा अंतर हो? आप अग्नि के दूत कैसे बने? टोरकुंटा ने आह भरी। मैं मर चुका हूँ। क्या है वह? तब टोरकुंटा उनके चेहरे पर एक अनिच्छुक नजर के साथ मानव की ओर मुड़ने से पहले एक पल के लिए रुक गया। कृपया एक चुने। क्या? एक नाम। वह चाहती है कि आप उसे एक नाम दें। मानव ने कुछ देर सोचा। महक, आपको वह कहाँ से मिला? मुझे नहीं पता। टोरकुंटा, जो कुछ समय से तड़प रहा था, बुरी तरह से सूंघा। मुझे पता है। आपने महक को चुना क्योंकि वह फीनिक्स है ना? यह बहुत कठिन है। एक एक शब्द तीखे तेवर के साथ कहे थे। उसने नहीं सोचा था कि महक को भी ऐसा ही लगा होगा। लेकिन यह स्पष्ट था कि टोरकुंटा मानव को बहुत पसंद नहीं करता था। जो इस तथ्य पर विचार करते हुए स्वाभाविक था कि मानव ही वह था जिसने उसे मारा था। फिर मैं कहानी जारी रखूंगा। उसकी कहानी इस तरह थी। टोरकुंटा के मरने के बाद, महक के पुनर्जीवित होने से पहले एक अज्ञात समय बीत गया। और यद्यपि उसका रूप बहुत बदल गया था, वह और भी शक्तिशाली हो गई थी, जो एक बोनस था। जैसा कि मानव ने उसे बताया था, उसके वापस आने के बाद महक ने एक एक करके आसपास के राक्षसों को वश में करना शुरू किया और पर्वत श्रृंखला का शासक बनने के लिए अपने क्षेत्र का विस्तार किया। और उसी दौरान अग्नि प्रकट हो गए। इसका कोई मतलब नहीं था। टोरकुंटा ने अपने दांत पीस लिए। उस समय वह डर से दूर हो गया था, जो कि मानव से लड़ने पर पूरी तरह से अतुलनीय था। पहली नजर में ही वह महसूस करने में सक्षम था कि वे पूरी तरह से अलग स्तरों पर थे। महक में अपने जीवन की कीमत पर भी लड़ने का दृढ़ संकल्प था। मैंने इसे अतीत में महसूस किया था, लेकिन वह वास्तव में एक निडर है। हालांकि मैं उसे अग्नि के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए राजी करने में सक्षम था। यह अप्रत्याशित है। मुझे नहीं लगा कि आप किसी को राजी कर सकते हैं। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसकी मुझे आदत है। लेकिन अगर महक मर जाती है, तो मैं भी मर जाऊंगा। मानव को लगा कि टोरकुंटा थोड़ा बदल गया है। उसे लगा कि उसके बोलने का ढंग पहले से कहीं अधिक कोमल और सहज हो गया है। परंतु हम उसके देवदूत बनने से भी इनकार नहीं कर सकते थे। आप केवल इसलिए जीवित रह पाए क्योंकि आपने स्वीकार किया। यह पूरी तरह से अपरिहार्य था। ठीक है, इसकी मदद नहीं की जा सकती थी। लेकिन इसने उन्हें फिर भी असहज कर दिया।
कहने से पहले टोरकुंटा ने मानव की तरफ देखा। लेकिन तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? आपका क्या मतलब है? हमने उस चांदी के बालों वाले देवता को देखा जिसके साथ आप लड़ रहे थे। केवल अपनी तलवार से उसने उन अन्य देवताओं को पूरी तरह से कुचल दिया। हमें अंत देखने को नहीं मिला, लेकिन वह मर चुका है। क्या? वह आदमी, विजेंद्र, वह मर चुका है। टोरकुंटा चुप हो गया। मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं आपको अपना उद्देश्य बता सकता हूँ। मैं सभी देवताओं को मारने जा रहा हूँ। आप उन राक्षसों को मारना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये वास्तव में कठिन होगा, मुझे पता है। आश्चर्यजनक रूप से टोरकुंटा उस पर नहीं हंसा, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि टोरकुंटा उस पर चिल्लाएगा कि यह असंभव है। इस रवैये ने मानव को आश्चर्यचकित कर दिया। कुछ देर सोचने के बाद टोरकुंटा बोला, ठीक है, हम मदद करेंगे। कैसे? महक अग्नि से जुड़ी हुई थी। भले ही कुछ हद तक जो कुछ हो रहा था उसे छिपाने में टोरकुंटा उनकी मदद करने में सक्षम था, फिर भी महक के लिए खुलकर हाथ बटाना मुश्किल होगा। क्या हमें सिर्फ अग्नि को मारना नहीं है? ये कहना आसान है। 208 रेगिस्तान में घूमना। विजेंद्र ने सिद्ध किया था कि देवता को मारने से देवदूतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। तो अगर उन्होंने अग्निदेव को मार डाला जैसा कि टोरकुंटा ने कहा था, तो वे उसका फायदा उठा सकेंगे। हालांकि उनका प्रतिद्वंद्वी देवताओं में से एक थे। यहां तक कि अगर वह कमजोर होता तो भी वह एक आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मैं ये भी नहीं जानता कि वह कहाँ है। मुझे पता है। टोरकुंटा की हंसी छूट गई। मैंने कहा मुझे पता है कि अग्निदेव कहाँ है। कहाँ है वह? सहारा रेगिस्तान में। मानव ने अपनी भौहें टेढ़ी कर ली। सूरत के आसपास। एक बार वहां पहुंचने के बाद हमें और पता लगाना होगा। टोरकुंटा को अपना सिर हिलाते हुए देखकर मानव सोच में पड़ गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि सूरत वह स्थान था जहां मैजिक वॉरियर किंग कबीर का अंत हुआ था और जहां अधीरा वर्तमान में कबीर के अवशेषों को खोजने की कोशिश कर रहा था। मुझे मत बताओ कि मैं आधिरा से मिलने जा रहा हूं। मानव ने तब अपना सिर हिलाया जैसे कि वह एक अशुभ विचार मिटा रहा हो। उन्हें ठीक होने में लगभग 1 साल लगेगा, जिसका मतलब है कि अगर हम लड़ते हैं तो हमें उस समय के भीतर इसे करने की जरूरत है। सुनने में तो अच्छा लगता है। हम उस राक्षस से बंधे हैं, इसलिए हम उससे लड़ नहीं पाएंगे। लेकिन हम अभी भी लड़ने में आपकी मदद कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि हम उसका स्थान ढूंढ सकते हैं क्योंकि हम उसके देवदूत हैं। यह पर्याप्त होगा। उसके पास मना करने का कोई कारण नहीं था। ऐसा लग रहा था कि देवता पर हमला करने के लिए एक बहुत ही चतुर विचार था, जबकि उन्हें ठीक होने का समय देने के बजाय वे भारी रूप से घायल हो गए थे। एकमात्र मुद्दा यह था कि वह नहीं जानता था कि वे कहाँ थे। लेकिन टोरकुंटा अब अग्निदेव की लोकेशन लेकर उसके पास आ गया था। अपने दिमाग में एक योजना बनाने के बाद मानव ने टोरकुंटा को चेतावनी दी। ग्रुप को यह पता न लगने दे कि आप एक देवदूत हैं, नहीं तो स्थिति विकट हो सकती है। मेरे पास कम से कम उस स्तर की समझ है। मुझे ये कहना अच्छा लगेगा, लेकिन किसी ने मेरा चेहरा पहले ही देख लिया है। क्या उस लड़के का नाम रियांश है? क्या आपको वह याद है? मानव ने सिकोड़ी। उसे कैसे भूल सकते हैं? वह हत्यारा है जो अनंत का देवदूत है। जब चांदी के बालों वाले देवता ने हंगामा किया तो मेरा नकाब उतर गया। उसने मुझे देखा। यह अच्छी खबर नहीं थी, लेकिन मानव को नहीं लगा कि यह कोई बड़ी बात है। सिर्फ इसलिए कि उसने उसका चेहरा देखा था, इसका मतलब यह नहीं था कि रियांश बिना किसी कारण के महक पर हमला करेगा। आखिरकार, सबसे पहले उन्होंने अपने चेहरे को ढकने का एकमात्र कारण गद्दार से अपनी पहचान छिपाना था, जो पहले ही सामने आ चुका था। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। लेकिन वह अभी भी ये पता लगाने की कोशिश कर सकता है कि महक कौन है। बेशक ये चिंता का एक बड़ा कारण है। अग्निदेव के साथ डेमिगोड बैठक में भाग लेने के बाद महक ने स्पेनियन पहाड़ों को छोड़ा था, और तब भी उन्होंने कई निशान नहीं छोड़े थे। यदि आप कर सकते हैं तो पर्वत श्रृंखला को न छोड़ने का प्रयास करें। अगर आपने मुझे नहीं बताया होता तो भी मैंने ऐसा नहीं किया होता। तो मैं अब विदा लेता हूं। मुझे कहीं जाना है। जो कुछ भी। टोरकुंटा ने अपना हाथ इस तरह फेंका जैसे उसने अचानक अपनी भौहें चढ़ाने से पहले परवाह न की हो। फिर एक पल झिझकने के बाद वो मानव की ओर मुड़ा और बोला, ध्यान से। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह महक से है।
मानव ने महक से बात करने से पहले टोरकुंटा को देखा, जो जानता था कि वह उसे देख रहा है। मानव धर्मेंद्र प्रधान के महल में लौट आया। वास्तव में अब इसे उस नाम से पुकारना भी शर्मनाक था। महल पूरी तरह से नष्ट हो गया था, केवल कुछ ही दीवारें बची थीं। सूरज पहले ही अस्त हो चुका था, जिससे मानव को एहसास हुआ कि वह अपनी अपेक्षा से कहीं अधिक समय तक टोरकुंटा से बात कर रहा था। अनुराग पहले से ही वहां था। वह एक टूटी हुई दीवार पर खड़ा था और ऐसा लग रहा था कि वह कुछ दूर देख रहा है। क्या तुम मानव हो? उसने सिर घुमाकर पीछे देखा। जैसा कि अपेक्षित था, वह पहले ही अनुमान लगा चुका था कि मानव कौन था। सटीक होने के लिए यह मानव था जिसने मूल रूप से उसे अपनी पहचान बताई। मानव ने सिर हिलाया और अपना मुखौटा उतार दिया। अनुराग ने अपनी सांस के नीचे बुदबुदाया। उनकी प्रतिक्रिया को देखते हुए वह अभी भी उस बिंदु तक संदेह कर रहे थे जब मानव ने अपना मुखौटा हटा दिया था। दैवीय शक्ति का उपयोग करने में सक्षम होने के लिए आपको विक्रांत के क्रिस्टल का सेवन करना चाहिए। बिना कुछ बोले मानव सीढ़ियां चढ़ गया और उसके पास खड़ा हो गया। इससे उसे ये देखने की अनुमति मिली कि अनुराग क्या देख रहा था। यह वह क्षेत्र था जिसे देवताओं ने बर्बाद कर दिया था। महेंद्रगढ़ में मौजूदा स्थिति काफी गंभीर है। आपका क्या मतलब है? हमने ये भी देखा कि ब्लैक ड्रैगन का सत्यानाश हो गया और ओनर जयंत ने महेंद्रगढ़ के नेतृत्व को पहले ही सूचित कर दिया है। बहुत पहले की नहीं। अनुराग की ठंडी हंसी निकली। यह पूरी तरह दुर्घटना से था। क्या यह मजेदार नहीं है? देवताओं का सामना करने का उनका कोई इरादा नहीं था। अगर उन्हें पता होता कि वे यहाँ हैं, तो उन्होंने ब्लैक ड्रैगन को भेजने की हिम्मत भी नहीं की होती। मानव को पता था कि महेंद्रगढ़ साम्राज्य पूरी तरह सड़ा हुआ था। हालांकि राज्य की सबसे गौरवशाली रेजिमेंट के नष्ट हो जाने पर भी उन्होंने जिस दास्ता का प्रदर्शन किया, उसने उन्हें बीमार कर दिया। मैंने खुद को पीछे कर लिया। मानव, मैंने तुम्हारी हरकतों के बारे में सुना। 7 स्टार क्लब से कृतिका से संपर्क करने के बाद आप गायब हो गए। जारी रखने से पहले उसने मानव के मुखौटे पर एक नजर डाली। मुझे तुम्हें देखे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत कुछ हो गया है। क्या बकवास है? अनुराग। 209 मानव का घर लौटना। मुझे तुम्हें देखे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत कुछ हो गया है। क्या बकवास है, अनुराग? मानव ने जानबूझकर उसे काट दिया। अनुराग ने अपना मुंह बंद कर लिया और अपनी तरफ एक शांत नजर डाली। मैंने सिन्हा परिवार के वास्तविक स्वरूप के बारे में जाना। देवताओं के लिए दैवीय शक्ति और मन के बीच सामंजस्य का अध्ययन करने के लिए यह एक विशाल प्रायोगिक स्थल है। यह सही है। अनुराग विशेष रूप से हैरान नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिस क्षण से उन्होंने मानव को दैवीय शक्ति और मन दोनों का उपयोग करते हुए देखा, उसने मान लिया कि उन्हें पता चल सकता है कि कम से कम कुछ हद तक क्या चल रहा था। तुम किस तरफ हो, ग्रुप या देवता? कोई भी नहीं। मैं सिर्फ अपने जीवन की देखभाल करने के लिए संघर्ष कर रहा हूं। क्या आप भी दैवीय शक्ति का उपयोग कर सकते हैं? कुछ हद तक। और राज और पिताजी? ये सही है। राज मेरे जितना ही अच्छा है, लेकिन तुम हमारे पिता की ताकत को नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। अनुराग ने ऐसे बात की जैसे उसका उससे कुछ भी छिपाने का कोई इरादा नहीं था। मानव सोच रहा था कि क्या उसे अपने बगल वाले इस आदमी पर भरोसा करना चाहिए। मैं सिन्हा परिवार के पास जा रहा हूं। क्यों? मुझे कुछ पता लगाने की जरूरत है। वह क्या है? मेरा आपको बताने का कोई इरादा नहीं है। मानव ने इसे वहीं समाप्त कर दिया। उन्होंने अनुराग के प्रति कोई शत्रुता नहीं रखी, लेकिन धातु के बारे में जानकारी को सावधानी से संभालने की जरूरत थी। यह संभव है कि मैं सिन्हा परिवार को नष्ट कर दूं। मानव ने सबसे खराब स्थिति की बात की, लेकिन अगर कोई उसे सुनेगा तो वह पागल के रूप में देखा जाएगा। उसके शब्द बेहद अहंकारी थे। क्या वह वास्तव में महेंद्रगढ़ साम्राज्य के 5 महान परिवारों में से एक, सिन्हा परिवार को खत्म करने की बात कर रहा था? हालांकि अनुराग जानता था कि वह डींग नहीं मार रहा था और वास्तव में उसके पास ऐसा कार्य करने की शक्ति थी। उसके बगल वाला आदमी एक 8 स्टार जादूगर था और वह दानव को बुला सकता था और लाइट की दैवीय शक्ति का उपयोग भी कर सकता था। इनमें से प्रत्येक पहले से ही अत्यधिक शक्तिशाली था और अभी भी संभावना थी कि उसके पास कुछ कार्ड छिपे हुए थे। आप चाहते हैं कि मैं आपको स्वाभाविक रूप से परिवार में प्रवेश करने में मदद करूं? मैं कोई संदेह पैदा नहीं करना चाहता।
देवांश देवदूत के रूप में सिन्हा परिवार में उसे सबसे अधिक सावधान रहना था। स्वराज सिन्हा केवल एक जादूगर थे और राज सबसे अच्छा 5 स्टार जादूगर था। भले ही वे दोनों दैवीय शक्ति का उपयोग करने में सक्षम थे, मानव ने नहीं सोचा था कि वे इतने खतरनाक थे। हालांकि देवांश का देवदूत अलग था। वह एक विरोधी नहीं था जिसे उन्होंने कम आंकने का साहस किया। तुम जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन यदि तुम्हारे पास कोई अनुरोध है तो मैं इसे अपनी क्षमता के अनुसार पूरा करने का प्रयास करूंगा, अगर संभव हो तो। मानव ने अपने वाक्य के अंत को निगल लिया और अनुराग की ओर मुड़ गया, लेकिन उसने जो सुना वह आश्चर्यजनक था। उस स्थिति में जब हम समाप्त कर लेंगे तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। लेकिन आपको उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप उन्हें अभी पूछ सकते हैं। नहीं, मैं अभी भी कुछ और निरीक्षण करना चाहता हूं। यह काफी अजीब अनुरोध था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसने उत्तर दिया या नहीं, लेकिन वह फिर भी पहले थोड़ा और निरीक्षण करना चाहता था। मानव जिज्ञासु था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि अगर अनुराग पूछेगा तो वह उसे बताएगा। अगर मैं जवाब देता हूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मानव ने सिर हिलाया। जरूर। तो क्या हम अभी चले जाएं? सकल के अन्य सदस्यों के बारे में क्या? वे पहले ही वापस ले चुके हैं। सौम्या ने उन्हें भगा दिया। अच्छा, ऐसा है। शर्म की बात थी। वह सौम्या से कुछ सवाल पूछना चाहता था, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। वह बस अगली सकल बैठक तक प्रतीक्षा करेगा। दोनों तुरंत आनंद नगर के लिए निकल पड़े। यदि वह चाहता तो वह बस उन्हें प्रतापगढ़ के पास भेज सकता था, क्योंकि उसे निर्देशांक याद थे। चून की निशानों को पूरी तरह से मिटाना असंभव होगा। वह धातु के बारे में सुराग पाने के लिए सिन्हा परिवार के पास जा रहा था, इसलिए वह जितना हो सके विवेकहीन रहना चाहता था। व्यर्थ में फंसने से अच्छा है कि कुछ कठिनाइयों का अनुभव किया जाए। यही कारण था कि उन्होंने प्रतापगढ़ तक जाने के लिए ताना पत्थर का उपयोग करना चुना। प्रतापगढ़ 4 दिन बाद निर्धारित किया गया था, इसलिए दोनों ने पास के एक होटल में प्रतीक्षा करने का फैसला किया। हालांकि वे भाई थे, लेकिन उनमें से प्रत्येक का अपना कमरा था और वे एक बार भी एक दूसरे के कमरे में नहीं गए। यहां तक कि जब वे कभी कभी होटल के रेस्टोरेंट में एक दूसरे से मिले तो उन्होंने एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं कहा। हालांकि यह काफी नीरस लग रहा था, मानव को इससे कोई समस्या नहीं थी और अनुराग को भी नहीं लग रहा था। और इस तरह 4 दिन जल्दी बीत गए। वे प्रतापगढ़ जाने में सक्षम थे। ताना समाप्त होने के कुछ समय बाद दोनों बिना किसी हिचकिचाहट के सिन्हा परिवार के निवास स्थान पर चले गए। शानदार हवेली के सामने खड़े होकर मानव अपने दिल में एक हल्का सी घबराहट महसूस बिना नहीं रह सका। इस जगह सिन्हा परिवार के निवास के चारों ओर गरिमा की एक मजबूत आभा थी और इसे सिन्हा परिवार के निवास के बराबर माना जा सकता था। वास्तव में बगीचे सहित समग्र आकार सिन्हा परिवार की तुलना में बहुत बड़ा लग रहा था। अनुराग, क्या आप अब घर लौट रहे हैं? पहरेदारों ने अनुराग को पहचान लिया और सभी ने सम्मानपूर्वक झुकना शुरू कर दिया। ये स्पष्ट था कि उनके चेहरों पर जो सम्मान और खुशी थी वह वास्तविक थी। मानव को लगा जैसे उसे आखिरकार अनुराग के मानवीय पक्ष की एक झलक मिल रही है। मैं अभी तुरंत लौटा हूँ। इस समय घर पर कौन कौन है? सभी सदस्य हैं। अच्छा, ऐसा है। अनुराग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। तथ्य यह है कि इस समय सभी सदस्य घर में थे। इसका मतलब यह था कि परिवार के मुखिया स्वराज सिन्हा भी वहां थे। CH-210 दमन देश की राजकुमारी। स्वराज सिन्हा के बिना ये बहुत आसान होता। तभी पहरेदार की नजर मानव पर पड़ी। तुम्हारे पीछे वाला व्यक्ति कौन है? फिर अनुराग ने अपने चेहरे पर एक सख्त भाव के साथ बात की। क्या सिन्हा परिवार के रक्षक मेरे छोटे भाई का चेहरा भूल गए? यह आपका छोटा भाई है। हाँ, ये मानव है। कृपया मुझे माफ करे। उद्धरण चिन्ह। पहरेदार के चेहरे पर शर्मिंदगी छा गई। सिन्हा परिवार के सदस्यों के बीच भी मानव के बारे में अफवाहें प्रचलित थी। एक जादूगर परिवार का बच्चा जिसे जादू में उसकी प्रतिभा की कमी के कारण एक परित्यक्त बच्चे की तरह माना जाता था और जिसे व्यावहारिक रूप से सूर्योदय अकादमी में प्रवेश नहीं दिया गया था। कुछ ही रईसों और जादूगरों को मानव के कारनामों के बारे में पता था, जैसे कि समुद्री लुटेरों और निर्मल बाबा से लड़ना, जयसिंह के साथ घनिष्ठ मित्र बनना तथा उसकी मदद करना। इसलिए स्वाभाविक रूप से ऐसे कम ही सदस्य थे जो इन अफवाहों के बारे में जानते हो।
मानव उसकी प्रतिक्रिया पर ध्यान मत दो, अनुराग ये कहते हुए आगे चल दिए। पिताजी कहाँ है? बगीचे में। अच्छा मानव, चलो चलते हैं। हाँ, क्योंकि आसपास बहुत से लोग थे, मानव ने अपना सम्मान दिखाने के लिए विनम्रता से अपना सिर झुका लिया। अनुराग, कृपया प्रतीक्षा करें। वर्तमान में हमारे यहाँ दमन से एक मेहमान आए हैं। राजवीर ने कहा कि कोई भी उन्हें परेशान न करे क्योंकि वह कुछ खास बात कर रहे हैं। मानव ने कहा, एक मेहमान? भाई कौन है वह? अनुराग की अभिव्यक्ति नाराजगी से भरी हुई थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है, अनुराग सिन्हा परिवार का दूसरा बेटा था। बेशक, अनुराग और स्वराज सिन्हा के बीच घनिष्ठ संबंध होने जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन बाहरी तौर पर उसके कार्यों के लिए कोई बेहतर औचित्य नहीं था क्योंकि वह एक बेटा था जो कुछ समय के लिए घर से दूर रहा था। वह इस औचित्य को नकारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली मेहमान के बारे में नहीं सोच सकता था। लेकिन जैसे ही अनुराग ने राजवीर के अगले शब्द सुने, उसकी नाराजगी एक पल में गायब हो गई। ये दमन की तीसरी राजकुमारी है। वे सामने का गेट पार कर अंदर चले गए। राजवीर की बातों से अनुराग थोड़ा हिल गया। क्या तीसरी शाही राजकुमारी अक्सर महल आती रहती है? आसपास कोई नहीं था, इसलिए मानव ने विनम्रता से बात करने की जहमत उठाई। अनुराग ने एक पल सोचने के बाद जवाब दिया, वह पिछले कुछ वर्षों से वह अक्सर आती रही है। जब भी वह आती तो मुख्य रूप से मां से बात करती है। मानव के चेहरे पर संदेह झलकने लगा। यदि यह एक देवदूत है तो ये देवताओं से भी संबंधित हो सकती है। तीसरी राजकुमारी। मानव ने उसकी यादों को याद करने की कोशिश की। उसे याद आया कि उसका नाम अनन्या था। वह सुंदर और बहुत होशियार थी, और उसने सुना था कि वह एक महिला होने के बावजूद सम्राट की बहुत कृपालु थी। यह अत्यधिक संभावना थी कि उसकी प्रतिष्ठा वास्तविक थी और शाही परिवार द्वारा नहीं बनाई गई थी क्योंकि वह कैबिनेट में दिखाई दी थी, जहां साम्राज्य में केवल उच्च रैंक और बुद्धिमान व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। वह इस साल 25 साल की हुई थी और शादी करने का बेहतरीन मौका चूक गई थी। हो सकता है कि उसने खुद शादी से इनकार कर दिया हो, या उसे सम्राट का समर्थन प्राप्त हो। वे किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। इसके बारे में बहुत गहराई से सोचने के बिना यात्राएं राजनीति से देवदूत प्रदर्शन हो सकती है। क्या उनका दौरा सिर्फ ये दिखाने के लिए था कि तीसरी राजकुमारी और सिन्हा परिवार के बीच घनिष्ठ संबंध है? मैं इसे पसंद करता अगर यही कारण हो। उन्हें इस देश की राजनीति की परवाह नहीं थी, लेकिन मानव की प्रवृत्ति उन्हें चेतावनी दे रही थी कि शायद ऐसा न हो। वह जानता था कि प्रमुख देशों पर देवताओं का उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक बड़ा प्रभाव था। जैसा कि अनन्या शाही परिवार की सदस्य थी, उसके लिए आराम करने के बजाय अधिक संदिग्ध होना बेहतर था। जबकि मानव अपने विचारों पर केंद्रित था, वे बगीचे में पहुंचे और लोगों के एक समूह को वहां चलते हुए पाया। स्वराज सिन्हा, राज और अनुसुईया। वहां पर सिन्हा परिवार के सभी सदस्य एकत्रित थे। और यह सिर्फ वे ही नहीं थे। एक महिला, जो शायद दमन की तीसरी राजकुमारी अनन्या थी, समूह के केंद्र में खड़ी थी, जो महान लालित्य से बाहर निकल रही थी। तब राज, जो समूह में सबसे आगे था, उसने अनुराग को देखा और उसके चेहरे पर चमक आ गई। अनुराग। राज के शब्दों में, अनुसुईया और स्वराज सिन्हा अनुराग की ओर देखने के लिए मुड़े, जिन्होंने उनके पास आते ही अनन्या के लिए अनुराग ने अपना सिर विनम्रता से झुका दिया। अनुराग सिन्हा परिवार का दूसरा बेटा, महामहिम को अभिवादन करता है। ऐसा लग रहा था जैसे अनन्या और अनुराग दोनों अच्छी तरह से परिचित थे जब उसने एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ उसका अभिवादन किया। महामहिम, हर बार जब हम मिलते हैं तो और आप अधिक सुंदर हो जाती हो। धन्यवाद। मानव ने अनुराग पर नजर डाली। इस मुंहफट आदमी का इस तरह चापलूसी भरे अंदाज में बोलना उसे बड़ा अजीब लगा। राजकुमारी का अभिवादन करने के बाद अनुराग ने केवल अपने परिवार की ओर देखा। पिताजी, मैं वापस आ गया हूँ। अच्छा, हम बाद में बात करेंगे। हमें अभी के लिए महामहिम से बात करना है। हाँ, हालांकि स्वराज सिन्हा की नजर मानव पर पड़ी, जो उसके पीछे खड़ा था। उसकी आंखों में एक जटिल रोशनी चमक रही थी। उन्होंने जबरन उन सवालों को दबा दिया जो उस समय उनके भीतर उठे थे और उन्होंने महसूस की गई असंगति की गहरी भावना को दबा दिया था। मानव, बहुत समय हो गया है पिताजी। उद्धरण चिन्ह। इस दौरान आपने जो अनुभव किया, उसके बारे में जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ, लेकिन मैं इसके बारे में बाद में पूछूंगा। तब अनन्या ने मानव की तरफ देखा और कहा, क्या हम पहले नहीं मिले हैं?
मेरा नाम अनन्या है, मैं दमन देश की राजकुमारी हूँ। मैं मानव सिन्हा हूँ। आप शाही महारानी से मिलना सम्मान की बात है, जिनकी शाही परिवार के नीलम के रूप में प्रशंसा की जाती है। जैसे ही मानव विनम्रता से झुके, राज और स्वराज सिन्हा के भाव अजीब हो गए। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसने गलती की थी, बल्कि इसका उल्टा हुआ। मानव का अभिवादन एकदम सही था। उसके शिष्टाचार त्रुटिहीन थे, और राजकुमारी से सामना होने पर भी घबराहट का कोई निशान नहीं था। यह और भी आश्चर्यजनक था क्योंकि ये दोनों, जो आमतौर पर उसके डरपोक रूप के आदी थे, आंतरिक रूप से चिंतित थे कि वह राजकुमारी के सामने गलती करेगा। मुझे आपकी महारानी की मेजबानी का सम्मान साझा करना अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह की धूल भरी उपस्थिति के साथ ऐसा करना विनम्र होगा।